नमस्कार दोस्तों, मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एम्स सीआरई में कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे हिस्टोपैथोलॉजी के। इन शॉर्ट आज हम इन 50 क्वेश्चंस में अपनी कंप्लीट हिस्टोपैथोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं, तो मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए, इफ़ आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सुदर्शन पैरामेडिकल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर पे जाके सुदर्शन पैरामेडिकल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिए हुए हैं एंड साथ ही में जितनी भी अपडेट्स होती हैं उन सभी के लिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो चले हम अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, जितने भी क्वेश्चंस होंगे कंप्लीट हम हिस्टोपैथोलॉजी यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ आपको बताना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए, इल्यूमिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोप शुड बी सेंटर्ड। माइक्रोस्कोप की जो लाइट है, जो इल्यूमिनेशन है, मतलब कि यहाँ पर लाइट है, ये स्टेज है, तो यहाँ क्या होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए इसकी लाइट। ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रॉपरली स्क्रूड, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो क्या होने चाहिए, वो अच्छे से बिल्कुल सही फिट होने चाहिए। तो हाँ जी, फिट ही होने चाहिए, तभी हम उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी, यूज ऑयल ओनली फॉर ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव्स। तो हाँ जी बिल्कुल, जब भी हमें 100x पर देखना है, जब भी हमें किसी ऑयल वाली ऑब्जेक्टिव पे देखना है, 100x पर देखना है, तभी हम उसे करते हैं। द लास्ट ऑप्शन इज व्हेन चेंजिंग स्लाइड ऑलवेज रेज द स्टेज। तो देखिए, ये पॉसिबल नहीं होता, आप स्टेज को मूव नहीं कर सकते हैं, स्टेज को ऊपर नहीं मूव कर सकते हैं। जो आपका ये स्टेज है आप उसे ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे, बट उसको ऊपर नहीं उठा सकते हैं। तो आपका गलत जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द फॉल्स स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं एक फिक्सेटिव की। फिक्सेटिव से क्वेश्चन आया है, विच इज द कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव फॉर टिश्यूज। टिश्यूज के लिए हम कौन सा फिक्सेटिव यूज करते हैं। ऑप्शन ए, बफर्ड फॉर्मेलिन। ऑप्शन बी, सलाइन। ऑप्शन सी, ग्लूटर एल्डिहाइड एंड द लास्ट ऑप्शन इज बॉयंस फ्लूइड। तो देखिए, कॉमनली हम कौन सा फिक्सेटिव यहाँ यूज करते हैं, यही पूछा गया है, ठीक है। डेली यूजेस में, डेली यूज में आप कौन सा फिक्सेटिव यूज करते हैं। तो देखिए, ऑप्शंस में आपको क्या मिलेगा, ऑप्शंस में आपको इफ आप देखेंगे आपको इजीली क्या मिल जाएगा यहाँ पे, बफर्ड फॉर्मेलिन, सलाइन, साथ ही में ग्लूटर एल्डिहाइड एंड बॉयंस फ्लूइड आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। क्या होता है ये बफर्ड फॉर्मेलिन, जो हम डेली यूज पे या बेसिकली हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात की जाए फिक्सेटिव्स की, कि फिक्सेटिव्स होते क्या है, क्या होते हैं फिक्सेटिव्स। फिक्सेटिव्स नाम से ही पता चलता है इसने क्या किया है, किसी ना किसी चीज को फिक्स किया है। फिक्स द टिश्यू। क्यों नीड है हमें फिक्स, टिश्यू को फिक्स करने की नीड क्यों पड़ी। सबसे पहली चीज तो ये है कि टिश्यू को फिक्स करने की नीड क्या थी। तो देखो, जब भी बॉडी से कोई ना कोई टिश्यू या सेल निकाली जाती है ना, हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, बॉडी से कोई ना कोई टिश्यू, कोई ना कोई सेल जब निकाली गई तो बाहर आते ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, उसका ऑटोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, इसके पास एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, उनकी वजह से ब्रेकडाउन होने स्टार्ट होगा, बैक्टीरियाज का ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑटोलाइसिस, ये जो है, जो सेल है, जो टिश्यू है, वो अपने आप को ही खत्म करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा ही होता है। लेकिन हमें क्या है, या तो ऑटोप्सी करनी है या बायोप्सी। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हिस्टोपैथोलॉजी हम पढ़ते हैं दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज ऑटोप्सी एंड सेकंड इज बायोप्सी। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं और हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो हम समझेंगे, बायो का मीनिंग तो होता है लिविंग, जैविक, शायद जीवित या जैविक। जो बायोप्सी जीवित की जाए, जैविक की जाए, मतलब लिविंग स्टेट में की जाए, उसे हम क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। ऑटोप्सी क्या होती है, जो पोस्टमार्टम के वक्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम ऑटोप्सी कहते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, जो भी डिजीज हुई है, जो भी हुआ है, उसका हमें वजह जाननी है, कॉज जानना है, कॉज ऑफ डेथ हो सकती है, कॉज ऑफ डिजीज हो सकती है, वो हमें जानना है। तो उसके लिए ऑटोप्सी या बायोप्सी की जाती है। हम चाहते हैं ऑटोलाइसिस ना हो, इफ ऑटोलाइसिस ना हो ये हम चाहते हैं, तो उसके
उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो टिश्यू हमने निकाला है बॉडी से, उस टिश्यू को क्या होना चाहिए, वो टिश्यू फिक्स होना चाहिए कहाँ पर, इन इट्स स्टेट, वो अपनी स्टेट पर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिक्सेटिव्स यूज करते हैं। तो कॉमनली फिक्सेटिव कौन सा यूज किया जाता है, बफर्ड फॉर्मेलिन, इसे हम फॉर्मेलिन भी कहते हैं, ठीक है, फॉर्मेलिन हम इसे यूज करते हैं। इफ आपको पता है कितने % फॉर्मेलिन हम यूज करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फिक्सेटिव फॉर टेस्टिक्यूलर बायोप्सीज। अब क्या किया गया है, अब आपसे पूछा क्या गया है, टेस्टिक्यूलर बायोप्सीज के लिए बेस्ट फिक्सेटिव कौन सा है, बफर्ड फॉर्मेलिन, जेंकर्स सॉल्यूशन, सलाइन या बॉयंस फ्लूइड। अब देखिए ऑप्शंस तो वही है, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर चेंजेस है। किस बेसिस पर यहाँ चेंजेस किए गए हैं, तो ये चेंजेस किए गए हैं ओनली एंड ओनली कहाँ पे, टेस्टिकुलर बायोप्सीज को देखते हुए कि टेस्टिकुलर बायोप्सी के लिए कौन सा फिक्सेटिव ठीक होता है। तो देखो कौन सा फिक्सेटिव ठीक होता है, बफर्ड फॉर्मेलिन यूजुअली आप यूज करते हैं, जेंकर्स सॉल्यूशन, सलाइन या बॉयंस फ्लूइड। तो देखो ये जो बॉयंस फ्लूइड है ना, ये अपना होगा करेक्ट आंसर। क्यों होगा ये अपना करेक्ट आंसर, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अपना बॉयंस फ्लूइड है, इसके ये बहुत अच्छा फिक्स करता है किसको, सबसे पहले तो एम्ब्रियोज को, इट फिक्सेस एम्ब्रियोज, ठीक है। एम्ब्रियोज को आपको देखना है, उनका कोई भी कॉजेज आपको जानना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसे हम माइक्रो एनाटॉमिकल एंड साइटोलॉजिकल दोनों ही फिक्सेटिव की जैसे यूज कर सकते हैं। माइक्रो एनाटॉमिकल एंड साइटोलॉजिकल दोनों ही फिक्सेटिव के जैसे यूज करते हैं। साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव के जैसे हम बॉयंस फ्लूइड को यूज कर सकते हैं। एम्ब्रियोज को फिक्स किया, साथ ही में क्या किया इसने, जो टेस्टिकुलर बायोप्सीज है, जो टेस्टिकुलर इमेज है या टेस्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है, उसको भी इसने क्या किया है, बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया है। अब इसके एडवांटेजेस भी तो कुछ होने चाहिए ना। बात की जाए इफ इसके टाइम पीरियड की, तो वो कितना होता है, 6 to 24 आवर्स, ठीक है। डिपेंड करता है सैंपल के, स्पेसिमेन आपका कितना बड़ा है, कौन सा स्पेसिमेन है, सभी चीज़ों पर ये डिपेंड करेगा। लेकिन बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बहुत जल्दी इसका जो प्रिजर्वेशन है या फिक्सेशन है वो बहुत जल्दी इसका हो जाता है, ठीक है। अब इसी के साथ में क्या देखते हैं हम कि स्टेनिंग बहुत अच्छी देता है। क्या देता है ये, स्टेनिंग बहुत अच्छी देता है। किसके साथ देगा ये स्टेनिंग अच्छी, स्टेनिंग बेस्ट स्टेनिंग देता है किसके साथ, विथ ट्राइक्रोम स्टेन्स के साथ में, ठीक है, बहुत अच्छी स्टेनिंग देगा। लेकिन इसी के साथ में इसके डिसएडवांटेजेस भी तो कुछ होंगे, बॉयंस फ्लूइड में कुछ ना कुछ तो कमी होगी, कुछ ना कुछ इसके डिसएडवांटेजेस होंगे। तो क्या डिसएडवांटेजेस है वो अभी हम देखते हैं कि ये किसने क्या किया है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसने क्या किया है, लाइसिस किया है किसका, रेड ब्लड सेल्स का, आरबीसीज का क्या किया है इसने, लाइसिस किया है। तो सही जवाब अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बॉयंस फ्लूइड, ठीक है। चले हम आगे। The next one is what is used to remove color from tissues fixed in Jenkers solution। हमने क्या किया है, हमने किया है, सबसे पहले ऑप्शन सुन लीजिए, जेंकर सॉल्यूशन से टिश्यू जो फिक्स किया हुआ है पहले से जेंकर सॉल्यूशन में, उसमें से कलर को हमें हटाना है। जो कलर उसने लिया है उस कलर को हमें क्या करना है, हटाना है। तो क्या यूज किया जाता है, ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी ल्यूगोल्स आयोडीन, ऑप्शन सी टेप वाटर या ऑप्शन डी एसीटोन। क्या हम यूज करते हैं कहाँ पर, जेंकर सॉल्यूशन में। तो जेंकर सॉल्यूशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, क्यों होता है और कैसे हम इसे यूज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो देखो क्या होता है, जेंकर सॉल्यूशन में टिश्यूज को फिक्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल दिस इज जेंकर सॉल्यूशन, जेंकर सॉल्यूशन, यहां मैंने फिक्स किया एक टिश्यू को, ठीक है। इस टिश्यू में क्या चला गया है, एक पिगमेंट, पिगमेंट को क्या कह सकती हूं मैं, कोई ना कोई कलर। अब इस कलर को मुझे निकालना है,
ठीक है, इस कलर को मुझे निकालना है तो मैं किसकी हेल्प लूंगी, मैं हेल्प लूंगी यहाँ पे आयोडीन की। ठीक है, ये जो पिगमेंट है, ये पिगमेंट आया किसकी वजह से है, क्योंकि जेंकर सॉल्यूशन में क्या होता है, जेंकर सॉल्यूशन में होता है Hg, मर्क्यूरी, H, ठीक है, क्या होता है उसके पास में, Hg होता है, और Hg की हेल्प से क्या होगा, वो उसमें कुछ ना कुछ पिगमेंट दिखाई देगा टिश्यू में, और हमें उस टिश्यू को अपने लिए बहुत अच्छा खासा या उसमें से जो पिगमेंट है उसे निकालना है। तो हम क्या यूज लेते हैं, हम यूज लेते हैं आयोडीन। कौन सा आयोडीन, ल्यूगॉल आयोडीन हम यहाँ पर यूज ले सकते हैं। ठीक है, चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ टिश्यूज फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए कौन सा फिक्सेटिव बहुत अच्छा है, यही पूछा गया है। ऑप्शन ए ग्लूटाल्डिहाइड, ऑप्शन बी सेलाइन, ऑप्शन सी ऑस्मिक एसिड एंड द लास्ट ऑप्शन इज पिक्रिक एसिड। कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए अच्छा होता है, जो यूज भी किया जाता है और बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, बात की जाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए हम ये कभी नहीं कहते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड यूज कर लो। ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, बेसिकली कौन सा यूज किया जाता है, ग्लूटाल्डिहाइड यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो ग्लूटाल्डिहाइड है ना, वो बहुत अच्छा खासा रिएक्ट करता है किसके साथ में, अमाइनो एसिड्स के साथ में, टायरोसिन के साथ में, ट्रूफान, वो फिनाइल एलेनाइन के साथ में, इन सभी के साथ में क्या होगा, बहुत अच्छी रिएक्शन इसकी होती है, किसकी, ग्लूटाल्डिहाइड की। फॉर्मल्डिहाइड के बाद में इफ हम देखें तो ग्लूटाल्डिहाइड बहुत अच्छा खासा होता है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पीएच ऑफ फिक्सेटिव टू प्रिजर्व गुड मॉर्फोलॉजी। अब क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पर फिक्सेटिव्स को बना सकते हो, या जो आपका सलाइन है, फॉर्मेलिन है, उसकी भी हम पीएच एक होनी चाहिए। तो पीएच क्या होती है, 5, 6, 7, 8, मतलब या तो एसिडिक होगी या फिर बेसिक होगी। क्या पीएच आपके फिक्सेटिव की होनी चाहिए, वो आपसे यहाँ पर पूछा है कि कितनी पीएच पर वो बेस्ट रहेगा, बेस्ट शो करेगा, वो आपसे पूछा गया है, कितनी पीएच होनी चाहिए। तो बताइए ऑप्शंस क्या क्या है, 5, 6, 7 या 8। तो देखिए, जो मैं कहती हूँ जो फिक्सेटिव्स होते हैं ना, वो 6 to 8 बहुत अच्छे होते हैं ना, 6 to 8। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास 6, एक है 7 और एक है 8। तीनों ही ऑप्शंस हैं, क्योंकि जब भी आपने बुक्स में पढ़ा होगा तो आपने क्या देखा होगा, ऑप्टिमम पीएच फिक्सेटिव्स की कौन सी है, 6 to 8 है। यहाँ पर 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। तो हम यहाँ कौन सा चूज करते हैं, हम यहाँ पर चूज करते हैं 7, ऑप्शन सी 7 हम यहाँ पर चूज करेंगे। इफ आपको गुड मॉर्फोलॉजी चाहिए तो इसे हम कहेंगे स्लाइटली एल्कलाइन, थोड़ी सी एसिडिक। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन इफ प्रिजर्वेशन पूछा गया है, बेस्ट प्रिजर्वेशन मॉर्फोलॉजी के लिए, तो वो आपकी कौन सी होगी, वो आपकी होगी 7। ठीक है, चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज डिहाइड्रेंट इन टिश्यू प्रोसेसिंग। डिहाइड्रेंट मतलब कुछ ना कुछ होगा, अभी हम देखते हैं। पहले हमें एक वर्ड मिल गया यहाँ से, डिहाइड्रेंट। डिहाइड्रेशन के लिए कौन सा क्या यूज किया जाता है, ऑप्शन ए पानी, वाटर, ऑप्शन बी इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी जाइलिन, ऑप्शन डी फॉर्मेलिन। डिहाइड्रेशन के लिए आप क्या यूज करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, डिहाइड्रेशन सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए डिहाइड्रेशन होता क्या है, क्या होगा डिहाइड्रेशन में। तो देखो, डिहाइड्रेशन का मीनिंग ही क्या है, डिहाइड्रेशन का मीनिंग है पानी, पानी को हटाना। हम क्या कह सकते हैं, पानी ना कह के क्या कहेंगे हम, पानी को हटाना। डिहाइड्रेशन से एक वर्ड मिला हमें, डी एंड हाइड्रेट। हाइड्रेट का मीनिंग है यहाँ पे वाटर, एंड डी का मीनिंग है यहाँ पे हटाना। ठीक है, हमें क्या करना है, पानी को हटाना है। क्यों हटाया जाता है पानी को, देखो ये टिश्यू है ना,
ये टिश्यू है अपना, ठीक है। टिश्यू की एक बहुत अच्छी खास बात होती है, क्या खास बात होती है कि बॉडी की जितनी भी सेल्स है ना, पूरी बॉडी में पानी ही पानी है ना। पानी कितनी, बॉडी में कितना पानी है, तभी तो कहते हैं डिहाइड्रेट रहो, डिहाइड्रेट, पानी पियो पानी पियो। क्यों? क्योंकि बॉडी की ईच एंड एवरी सेल को पानी चाहिए। तो इस टिश्यू को निकाला, इस टिश्यू में भी तो पानी होगा ही ना। जब इस टिश्यू में पानी था तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि हमें इस पानी को निकालना पड़ेगा। ये जो वाटर है, इस वाटर को निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वाटर से एक तो क्या होती है, चीज बहुत जल्दी सड़ जाती है, ठीक है। चीज बहुत जल्दी सड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे देना है, ब्लॉक्स बनाने हैं, जाइलिन देना है, पैराफिन वैक्स देनी है, तो ऑयल के साथ तो वाटर सॉल्युबल होता है नहीं, तो हमें इसको निकालना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या प्रोसेस लगाई, डिहाइड्रेशन किया। डिहाइड्रेशन कैसे किया जाता है, पानी से तो पानी को कैसे निकालोगे, पॉसिबल नहीं है। जाइलिन इज यूज्ड फॉर क्लियरिंग, ठीक है। फॉर्मेलिन का हम यूज करते हैं फिक्सेशन के लिए। तो अपना लास्ट क्या बच गया, अपना बच गया है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का यूज किया जाता है किसके लिए, डिहाइड्रेशन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है ओनली इथाइल अल्कोहल का ही यूज किया जाता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी हम यूज करते हैं, इथेनॉल भी हम यूज करते हैं, और मिथाइलेटेड स्पिरिट जो अपनी होती है वो भी हम यूज करते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल भी हम यूज करते हैं। किसके लिए, डिहाइड्रेशन के लिए। लेकिन बेस्ट कौन है अपना, यही वाला इथाइल अल्कोहल। इफ आपको पता है कि जो डिहाइड्रेशन है वो कैसे किया जाता है, कितने टाइम के लिए किया जाता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोसेस बाय विच इनफिल्टर्ड टिश्यू गेट्स डिपॉजिटेड इज कॉल्ड, मतलब कि जिस प्रक्रिया में टिश्यू में पदार्थ भरकर जम जाता है, मतलब कुछ ना कुछ इनफिल्टर्ड होगा, कुछ ना कुछ इनफिल्टर्ड होगा। अब ये इनफिल्टर्ड क्यों किया गया, क्योंकि क्या हुआ है, ये टिश्यू था, इस टिश्यू में से पानी निकाला, पानी निकला तो कुछ ना कुछ स्पेस खाली हो गया। बहुत सिंपल वर्ड्स में हिस्टो को पढ़ते हैं, पानी जैसे ही निकला टिश्यू में कुछ ना कुछ स्पेस खाली हुआ, इस स्पेस में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, जमा होना चाहिए। ऐसा ही तो होता है, हिस्टो में सब गए हैं लाइफ में, वन टाइम तो सब हिस्टो लैब में गए होंगे, कुछ जमा किया गया। क्या जमा किया जाता है यहाँ पे, वैक्स, वैक्स ही डाली जाती है। वैक्स कैसे डाली जाती है, फिक्सेशन से, डिहाइड्रेशन से, इम्प्रेग्नेशन से या सेक्शनिंग से, कैसे डाला जाता है। तो वैक्स को कैसे इम्प्रेग्नेट किया जाता है, क्या किया जाता है, इम्प्रेग्नेट किया जाता है। कैसे, बहुत हीट की उसे, हीट करने के बाद में टिश्यू से क्या बनाए जाते हैं, ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अपना सही जवाब क्या होगा, इम्प्रेग्नेशन। इनफिल्टर्ड कैसे किया जाता है, इम्प्रेग्नेशन से। क्या डाला जाता है, वैक्स डाली जाती है, ठीक है। पैराफिन वैक्स हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, एंड irregularity from the knife edges are removed by which techniques, चाकू की एज की खामियां, मतलब कि ये चाकू के एज की खामियां और ये सब कुछ तो नहीं समझ में आएगा। हम समझेंगे जो अपना नाइफ है ना वो क्या हो गया है, ब्लंट हो गया है। जो चाकू है, चाकू हम यूज करते हैं, ब्लेड्स, नाइफ्स हम यूज करते हैं माइक्रोटोम में, ठीक है, वो क्या हो गए हैं, ब्लंट हो गए हैं। तो उनको क्या किया जाएगा, उनको शार्प किया जाएगा वापस। जैसे कि आपने देखा होगा चाकू, कैंची को शार्प करने वाले लोग आते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बस इतना सा पूछा गया है। सेक्शनिंग, हॉर्निंग, एम्बेडिंग या स्टेनिंग, क्या कहा जाता है उससे, बस इतना सा पूछा गया है। तो देखो सेक्शनिंग मतलब तो क्या होता है ना, सेक्शंस करना, ठीक है। हॉर्निंग का मीनिंग यही होता है ना, जो चाकू को शार्प करना, दैट इज हॉर्निंग। इफ आपको पता है स्टॉपिंग क्या होता है तो स्टॉपिंग आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एम्बेडिंग, वैक्स एम्बेड करना, ब्लॉक्स बनाना, ठीक है। स्टेनिंग, डाई करना, ठीक है। तो अपना सही जवाब क्या हो जाएगा, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हॉर्निंग टेक्नोलॉजी या हॉर्निंग टेक्निक। विच स्टेनिंग इज यूज्ड इन H&E स्टेनिंग, H&E स्टेनिंग के लिए कौन सी स्टेनिंग यूज की जाती है, प्रोग्रेसिव स्टेनिंग, रिग्रेसिव स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग या स्पेशल स्टेनिंग, कौन सी स्टेनिंग आप यूज करते हैं। किसके लिए कहा गया है, HE स्टेन के लिए कहा गया है, बताइए कौन सी स्टेनिंग आप यूज करते हैं। तो देखिए जब भी HE स्टेनिंग की बात आती है ना तो हम क्या सोचते हैं,
तो देखो स्टेनिंग, जब भी एचिज स्टेनिंग की बात आती है तो हमें दो चीजें मिलती हैं, हेमाटोक्सिलिन, इओसिन। हेमाटोक्सिलिन ने किसी को स्टेन किया एंड इओसिन ने किसी और को स्टेन किया, तो हम उसे डिफरेंशियल स्टेनिंग बोल दिया, ऐसा ही होगा। लेकिन ये तो गलत है ना, क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं किया उसने। फर्स्ट थिंग, उसने किसी को डिफरेंशिएट नहीं किया। डिफरेंशिएट किसे कहा जाता था? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। उसने दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग बताया है, डिफरेंशिएट किया है, दैट इज डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशियल स्टेनिंग। यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पे बॉडी के सेल के एक ही पार्ट को इसको किसी ने कलर किया, इसको किसी ने किया, तो डिफरेंशियल स्टेनिंग नहीं बोलेंगे। तो हम बोलेंगे क्या? तो हम क्या बोलेंगे? रिग्रेसिव स्टेनिंग बोलेंगे। रिग्रेसिव स्टेनिंग क्या होती है? ये वाली। ये क्या होती है? तो यहाँ पे देखना, इसमें जो ये आपका टिश्यू है ना, इस टिश्यू को क्या किया जाता है? डीपली स्टेन किया जाता है, डीपली स्टेन्ड किया जाता है। डीपली स्टेन किया जाएगा। यहाँ कौन इन्वॉल्व होगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ क्या होता है, इस स्टेनिंग में क्या होगा? सेलेक्टिवली डिस्टेन्ड होगा। क्या होगा? सेलेक्टिवली डिस्टेन्ड होता है। जब अल्कोहल हमने डाला तो अल्कोहल डालने पे जो सेलेक्टिव चीज थी वो क्या होगी? डिस्टेन्ड होगी। और क्या खासियत हो सकती है रिग्रेसिव की? कि यहाँ क्या होता है, एक एसिड सॉल्यूशन यूज किया जाता है। एसिड सॉल्यूशन इज यूज्ड until the desired contrast and cellular details are reached। ठीक है, तो ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट एंड इवनली क्या होती है? हिस्टोपैथोलॉजी में यूज आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेनिंग है एचिज स्टेनिंग, जो क्या होती है? रिग्रेसिव स्टेनिंग होती है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which stain is used for identifying collagen and muscle fibers in histological stains sections। collagen and muscle fibers को किसने स्टेन किया है? एचिज स्टेन। सेकेंड ऑप्शन इज पास स्टेन, थर्ड ऑप्शन इज सुडान स्टेन एंड द लास्ट ऑप्शन इज ट्राइक्रोम स्टेन। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है मसल्स के लिए, फर्स्ट थिंग आपसे पूछा गया है कोलेजन के लिए एंड मसल्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए एचिज स्टेन की। तो एचिज स्टेन क्या होती है? एचिज स्टेन हम ये कह सकते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी में जो आपके कॉमन स्टेन्स होती है, जो आपकी क्या होती है? कॉमन स्टेन होती है, वो क्या होती है? एचिज स्टेन ही यू होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कॉमन हिस्टो स्टेन। ठीक है, अब पास स्टेन क्या होती है? अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? पास स्टेन। पास स्टेन क्या होती है? तो पास को हम पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, पास इज पीरियोडिक एसिड शिफ्ट रिएजेंट या स्टेन कहा जाता है। ठीक है, ये किसके लिए होती है? तो ये बेसिकली किसके लिए होगी? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। किसके लिए होगी? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। इसमें कौन कौन आ जाएंगे? तो इसमें ग्लाइकोजन आएगा, म्यूसिन्स आएंगे, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स के जितने भी पार्ट होते हैं ना, वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, अब बात की जाए सुडान। तो ये जो सुडान स्टेन होती है ना, वो क्या होती है? सुडान ब्लैक होती है। क्या होती है? सुडान ब्लैक। ये क्या है? ये होती है सुडान ब्लैक स्टेन। ठीक है, एंड यूज कब की जाती है? सुडान ब्लैक स्टेन को यूज क्यों किया जाता है? टू लिपिड्स, टू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स हो गई है, फैट्स हो गए हैं, इन सभी के लिए क्या किया जाता है? इन सभी के लिए इसका ही यूज किया जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसका ही यूज होगा। अब अपनी लास्ट कौन सी बची है? लास्ट अपनी बची है ट्राइक्रोम स्टेन। अब ये ट्राइक्रोम स्टेन क्या होती है? क्या बात की गई है कि ट्राइक्रोम स्टेन क्या होती है?
तो ट्राइक्रोम स्टेन हम यूज़ करते हैं किसके लिए, एक तो मसल फाइबर्स के लिए एंड साथ ही में कोलेजन के लिए, दोनों के लिए। इट मीन्स जो मसल्स की जितनी भी स्टडी होगी ना, जितनी भी स्टेन होगी ना, वो सभी किससे की जाती है, वो सभी इसी से की जाती है, किससे, ट्राइक्रोम वाले स्टेन से ही की जाती है। तो अपना सही जवाब क्या होने वाला है, अपना सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मिथाइल ग्रीन पायरोनिन टेक्निक DNA एंड RNA अपीयर विच कलर। मिथाइल ग्रीन पायरोनिन एक टेक्निक होती है, इफ आपको पता है क्या होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वहां पर DNA और RNA कैसे दिखाई देते हैं, आपसे क्या पूछा गया है, कैसे दिखाई देते हैं मिथाइल ग्रीन पायरोनिन टेक्निक में। देखो, वैसे हम बात करें कि दिखाई कैसे देते हैं, सिर्फ हम किसकी बात करें यहाँ पे, दिखाई कैसे देते हैं, ग्रीन, ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड येलो, थर्ड ऑप्शन इज रेड एंड ग्रीन एंड ब्लैक एंड व्हाइट। तो देखो, जो ये पायरोनिन वाली टेक्निक होती है ना, इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसमें हम जेनेटिक मैटर को, मटेरियल को देख सकते हैं, चाहे वो DNA हो चाहे वो RNA हो, दोनों को देख सकते हैं। एंड दिखते कैसे हैं, तो वो ग्रीन, ब्लू एंड रेड कैसे दिखाई देंगे, हमें ग्रीन, ब्लू एंड रेड दिखाई देंगे। तो आपका सही जवाब क्या होने वाला है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is used for fixation in electron microscopy। ये आई थिंक हम पहले देख चुके हैं क्वेश्चन, है ना। विच इज यूज्ड फॉर फिक्सेशन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ऑप्शन ए फॉर्मेलिन, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी ग्लूटर एल्डिहाइड एंड द लास्ट ऑप्शन इज जाइलिन। आप किसके, क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए आप किसका यूज करेंगे। तो अभी अभी हमने देखा था, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन सी होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, इफ आप सुदर्शन पैरामेडिकल से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, या इफ आपने ये बुक पढ़ी है तो सच में बहुत कमाल की बुक है। क्यों है बुक कमाल की, क्योंकि जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स में, कितने 29 प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स जितने भी हुए हैं, वो क्या है, वो सभी यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ क्या है, उनके आंसर्स भी है, क्वेश्चंस भी है एंड बहुत अच्छे से उन्हें बताया गया है, चाहे वो एग्जाम रेलवे का हो, चाहे NHM का हो, चाहे MPSC का हो, MPEB का हो, ESIC का हो, UPSSC का हो, DSSB का हो, DMER, गुजरात, सिक्किम स्टेट, JK, जम्मू कश्मीर, एम्स, CRE, कहीं के भी एग्जाम हो, इन सभी के सेम एज इट इज आपको यहाँ मिलेंगे क्वेश्चन पेपर्स एंड साथ ही में उनके आंसर्स भी यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये इफ आपको चाहिए, बुक आपको चाहिए, ऑर्डर करना है तो ऐप में जाके ऑर्डर कर सकते हैं, या जो कॉलिंग, जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेन इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ आयरन, मतलब Fe के लिए कौन सी स्टेन यूज की जाती है, प्रूशियन ब्लू, पर्ल्स स्टेन, सूडान ब्लैक एंड पास स्टेन। अब देखो, सूडान ब्लैक एंड पास स्टेन दोनों तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं किसके लिए। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, सिर्फ यही आता है कि किसके लिए यूज होती है, ठीक है। तो पास और सूडान तो हम दोनों देख चुके हैं। अब प्रूशियन या पर्ल, दोनों में से कौन सी होगी ये आपको बतानी है, ठीक है। प्रूशियन ब्लू, आपका एक ऑप्शन क्या है यहाँ पे, प्रूशियन ब्लू एंड पर्ल्स स्टेन, कौन सी स्टेन यहां पर यूज होती है। तो देखो, जितने भी क्या होंगे आपके, जितने भी आपके एंटीडोट होंगे या हैवी मेटल्स होंगे, हैवी पॉइजनिंग, उन सभी के स्टेनिंग के लिए कौन है, एंड आयरन भी तो उसी में आएगा, कौन है, प्रूशियन ब्लू, किसके लिए यूज होती है, Fe के लिए, ठीक है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, टेक्निक यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय मीन्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में क्या, हाँ, कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं, ऑप्शन ए हिस्टोकेमिस्ट्री, ऑप्शन बी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, ऑप्शन सी साइटोकेमिस्ट्री एंड द लास्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी।
पूछा क्या क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इसने कहा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। क्या मैं इसे ये कह सकती हूँ कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा। इम्यून कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा? सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की गई है, तो क्या मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि ये बात की गई है हिस्टो में? ठीक है, सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको देखने हैं तो आपको हिस्टो में जाना पड़ेगा। तो क्या हिस्टोकेमिस्ट्री, हिस्टोकेमिस्ट्री में कहीं भी एंटीबॉडी एंटीजेंस का लेना देना नहीं है। इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, तो हाँ हमें इम्यूनो भी चाहिए एंड हिस्टो भी चाहिए। साइटो में ओनली साइटोलॉजी, साइट्स की, सेल्स की बात की गई है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोपी होती है, ये तो टाइप ही अलग है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। अपना सही जवाब क्या हो जाएगा? अपना सही जवाब होगा इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री। ठीक है, चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आपको क्या चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया का डेमोन्स्ट्रेशन करना है, तो आप कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? कौन सी टेक्निक से आप माइटोकॉन्ड्रिया का डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? ठीक है, अल्टमान्स टेक्निक, गोल्जी स्टेनिंग, एची स्टेनिंग या पास स्टेनिंग। तो आप मुझे बताइए कि गोल्जी स्टेनिंग जैसी कुछ स्टेनिंग है क्या? क्योंकि जहां तक मैंने सुना है वहां तक स्टेनिंग तो कुछ नहीं है। गोल्जी अपरेटस की ही स्टेनिंग को भी हम कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी अपरेटस तो है नहीं, तो वो तो नहीं हो सकती। अब कौन से बचे हैं? अब बचे हैं 3 ऑप्शंस। कौन सी है? अल्टमान्स टेक्निक, एच स्टेनिंग या पास स्टेनिंग। इन तीनों में से क्या होगी? इन तीनों में से ही कोई एक होनी चाहिए, ऐसा ही है। इन तीनों में से क्या होनी चाहिए? कोई एक होनी चाहिए। अब देखो, जो है अपनी पास स्टेनिंग है या एच स्टेनिंग है, वो हम बेसिकली पढ़ चुके हैं। एच स्टेनिंग क्या होती है? टिश्यू के लिए, कंप्लीटली टिश्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छा खासा दिखेगा हेमाटोक्सिलिन एंड ईओसिन की वजह से, ब्लू एंड पिंक। ठीक है, पास स्टेनिंग भी हम देख चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ना ही तो माइटोकॉन्ड्रिया कार्बोहाइड्रेट्स है, ना ही ये क्या है हिस्टो में कॉमनली यूज की जाती है। इफ हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखना है, माइटोकॉन्ड्रिया का डेमोन्स्ट्रेशन देखना है, तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखना है तो हम क्या यूज करते हैं? अल्टमान्स टेक्निक यूज करते हैं। फॉर सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम कह सकते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए, सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो होता है उसको देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेन इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट कैल्शियम इन पैराफिन सेक्शन। पैराफिन सेक्शन मतलब जो आपका वेक्स्ड है, उस सेक्शन में इफ आपको कैल्शियम देखना है तो हम कैसे देखेंगे? एलिजेरिन रेड, वॉन कॉसा स्टेन, सुडान ब्लैक स्टेन या HE स्टेन, कैसे हम देख सकते हैं? तो इसके लिए देखो बहुत फेमस है, इफ पैराफिन सेक्शन है, पैराफिन सेक्शन मतलब वेक्स्ड सेक्शन है, मतलब कि ये ब्लॉक था, ब्लॉक को आपने कट किया, एक सेक्शन बनाया, बहुत इतना पतला और शायद इतना बड़ा। ठीक है, इसमें क्या देखना है आपको? इसमें आपको कैल्शियम को देखना है। तो क्या है? बहुत फेमस है टेक्निक है, कौन सी? वॉन कॉसा स्टेन। वॉन कॉसा स्टेन की हेल्प से आप क्या देख सकते हैं? पैराफिन सेक्शन में कैल्शियम को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डाइज आर कॉमनली यूज्ड फॉर क्विक स्टेनिंग ऑफ फ्रोजन सेक्शन। फ्रोजन सेक्शन के लिए कौन सी डाई का यूज किया जाता है? थियोनिन एंड टोल्यूडिन ब्लू, सेफ्रेनिन एंड ईओसिन, HE या मिथाइलिन ब्लू एंड क्रिस्टल वॉयलेट, कौन सा यूज किया जाता है? तो सबसे पहले देखिए, बात की जाए फ्रोजन सेक्शंस के, तो होते क्या है? कभी कभी इमरजेंसी में या फिर हम क्या कह सकते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी, उस वक्त क्या चाहिए होती है हमें? उस वक्त हमें चाहिए होती है अर्जेंट बायोप्सीज। एंड उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम फ्रोजन सेक्शन यूज करते हैं। कहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज क्रायोस्टेट।
क्रायोस्टेट का यूज किया जाता है किसके लिए? फ्रोजन सेक्शंस के लिए। फ्रोजन सेक्शन में क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो फर्स्ट थिंग बहुत लो होता है, ठीक है। जो सेक्शंस होते हैं वो फ्रोज हो जाते हैं, बहुत कम इसका टेम्परेचर होता है। इफ आपको पता है क्रायोस्टेट में, फ्रोजन सेक्शन में कौन सी गैस यूज होती है, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो देखो, जो फ्रोजन सेक्शन है उसमें हम कौन से स्टेन यूज करते हैं, तो हम करते हैं थ्योनिन एंड टोल्यूडिन ब्लू स्टेन का यूज किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेन इज यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग अमाइलॉइड इन टिश्यूज। अमाइलॉइड इन टिश्यूज बहुत कॉमन है। टिश्यूज के लिए किसका यूज करेंगे? क्रिस्टल वॉयलेट, कॉन्गो रेड, पास स्टेन या ऑयल रेड ओ, बताइए। तो देखो, जो अमाइलॉइड्स है टिश्यू में, जो अमाइलॉइड्स होते हैं उनके लिए पहले से ही फेमस है, कौन फेमस है? कॉन्गो रेड स्टेन। सिर्फ क्वेश्चंस आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो स्टेन है वो किसके लिए यूज की जाती है, बस ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं। कॉमनली तो क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक अमाइलॉइड के लिए कौन सी स्टेन है? कॉन्गो रेड। तो ये तो हमें एज इट इज ही याद करनी पड़ेगी, इसका कोई भी शॉर्टकट अपने पास नहीं हो सकता। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज विच गैस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फ्रीजिंग माइक्रोटोम्स। फ्रीजिंग माइक्रोटोम्स क्या होते हैं? वो जो क्रायोस्टेट होता है वो अपने आप में हम कह सकते हैं एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट ना होके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है, जिसमें एक टेम्परेचर मेंटेन होता है, एक गैस मेंटेन होती है, वहीं पर फ्रीजिंग माइक्रोटोम भी होता है। तो आपसे पूछा गया है कौन सी गैस होती है, इन शॉर्ट आपसे ये कहना चाहता है क्रायोस्टेट में कौन सी गैस होती है, या फ्रोजन सेक्शंस के लिए कौन सी गैस चाहिए? लिक्विड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या CO2, कौन सी गैस चाहिए? तो जब भी हम ऐसा कुछ पढ़ते हैं, हमने कभी सुना नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बिना सोचे समझे क्या, कि CO2 तो नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि टिश्यू को बचाना है ना। CO2 नहीं हो सकती, ऑक्सीजन हो सकती है, क्योंकि टिश्यू को जिंदा रखना है। टिश्यू को जिंदा नहीं रखना है। जैसे ही टिश्यू बॉडी से निकला वो डेड हो चुका है, चाहे वो ऑटोप्सी हो चाहे वो बायोप्सी हो, वो क्या है? वो डेड हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें जो उसकी मॉर्फोलॉजी है, जो उसकी स्ट्रक्चर है, उसको एज इट इज प्रिजर्व रखना है। मतलब कि जब वो टिश्यू डेड हुआ उस दिन से लेकर जब 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जब भी हम उसे देखें, वो उसी सिचुएशन में अटक जाना चाहिए, फिक्स हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? CO2 यूज करते हैं। इसका जिंदा रहना और डेड होने से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हमें इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी के साथ में। तो देखो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फेक्शियस वेस्ट इज डिस्कार्डेड इन विच टाइप ऑफ कलर बैग। क्या है? वेस्ट कैसा है? इन्फेक्शियस है। तो उसके लिए हम कौन से ब्लड बैग में हम उसे डिस्कार्ड करेंगे? कौन सा ब्लड बैग हम यूज करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। कौन सा ब्लड बैग हम यूज करेंगे? रेड, ब्लू, येलो या ब्लैक, कौन सा हम यूज करेंगे? तो देखो, सबसे पहले बात की जाए हाँ ब्लैक की, ठीक है। ब्लैक बहुत सिंपल सा होता है। सबसे पहले बात की जाए ब्लैक की, तो ब्लैक में तो एक तो आता है नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस, और एक जो हाउस होल्ड जितना भी कचरा होता है ना, वो कचरा सब किस में जाता है? वो कचरा जाता है किसमें? ब्लैक वाले में, ठीक है। बात किया जाए येलो, येलो किसके लिए है? ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल, ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए। लाइक हम कह सकते हैं कोई कॉटन का वो ब्लड स्वैप, वो कॉटन स्वैप नहीं, सॉरी, कोई बॉडी का कोई पार्ट है, गॉल ब्लैडर है, जो भी निकाला गया है वो सब किस में जाएगा? येलो में, ठीक है। अब बात की जाए रेड की, कि रेड में क्या आता है? तो रेड में क्या आएगा? जितना भी अपना इन्फेक्शियस है, क्या है? इन्फेक्शियस जितना भी है। कौन सा इन्फेक्शियस? कौन सा? वेस्ट, प्लास्टिक, क्या है आपका? प्लास्टिक जितना भी वेस्ट है वो सब कुछ किस में आता है? रेड में आता है। ब्लड से रिलेटेड हो,
ठीक है, कोई भी अपने लिए बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड हो, सभी किस में आएगा, रेड में ही आएगा। ठीक है, चले हम नेक्स्ट में। द नेक्स्ट वन इज चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन ए, पास स्टेन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड फंगल सेल। तो नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं था। हमें तो ये पता था कि जो पास स्टेन है वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज होती है, तो ये ग्लाइकोजन भी तो कार्बोहाइड्रेट ही है। और फंगल वॉल जो होती है उसमें क्या होते हैं, उसमें भी तो पॉलीसेक्राइड्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है एक चीज, आपको सही जवाब चुनना है। ऑयल रेड ओ स्टेन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। सोचेंगे, मॉडिफाइड फॉचस टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिलीरुबिन। कोई फॉचस टेस्ट होता है जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, बिलीरुबिन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, बिलीरुबिन के लिए किया जाता है। तो कौन सा आपका सही जवाब होगा। तो देखो, फॉचस टेस्ट में क्या होता है, बिलीरुबिन, बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, दोनों के लिए क्या किया जाता है, दोनों के लिए ही ये यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको तीनों चीजें आपकी क्या हो गई है, सही हो गई है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। The next question is the universal stain for cytological preparation is। यूनिवर्सल स्टेन किसके लिए, साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन के लिए, साइटोलॉजी के लिए यूनिवर्सल स्टेन कौन सी है। हाँ, ऑप्शन ए, हिमेटॉक्सिलिन एंड इओसिन, एच स्टेन, पैप स्टेन, रोमन वॉस्की स्टेन या जिम्सा स्टेन। जब भी साइटोलॉजिकली पूछी जाए ना, बिना सोचे समझे आप क्या लगा सकते हैं, पैप स्टेन लगा सकते हैं। साइटोलॉजी में कौन से सैंपल्स आते हैं, ऐसे सैंपल्स जिसमें हमें सेल को डिटरमाइन करना है। जितने भी वेजाइनल सैंपल्स होते हैं, जितने भी, वो सभी क्या होंगे, वो सभी साइटोलॉजी सैंपल ही है, एंड उनकी क्या लगती है, पैप स्टेन लगती है। The next question is which is a multi-layered epithelium that lines the surface of organs that are in direct contact with the external environment। मतलब कि यहाँ ये क्या है, स्किन है, और स्किन भी तो एक ऑर्गन है, इसके पास भी तो टिश्यू होंगे। तो इसके पास में कौन सी मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है। ऑप्शन ए, कॉलुमनर एपिथेलियम, ऑप्शन बी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ऑप्शन सी, स्क्वेमस एपिथेलियम, ऑप्शन डी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कौन सी होती है, स्क्वेमस, जिसे हम सिंपली भी क्या कह सकते हैं, ये वाली, दैट इज स्क्वेमस, ऐसी ही होती है। ठीक है, वो कहाँ होती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question is the pericardium, pleural cavity and peritoneal cavity is lined by which cells। कौन सी सेल्स से लाइंड होते हैं, mesothelial cells, endothelial cells, epithelial cells या फाइब्रोब्लास्ट। कौन सी सेल्स होती है, तो ऑब्वियसली जो कैविटी होती है, फॉर एग्जाम्पल हम देखें, ये क्या है, लंग्स है। ठीक है, इन लंग्स की क्या होगी, जो कैविटी है, यहाँ पे जो कैविटी है उसके पास में कौन सी सेल्स होगी, तो उसके पास में कौन सी होती है, मेसोथेलियल सेल्स होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन हिस्टोपैथोलॉजी स्पेसिमेन कलेक्शन प्रोसेस। बहुत अच्छा जवाब, अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा पहला स्टेप होता है हिस्टोपैथोलॉजी में। ऑप्शन ए, नंबरिंग, ऑप्शन बी, फिक्सेशन, ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंटेशन, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ट्रिमिंग। कौन सा होगा, तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, उसका फिक्सेशन। बिना सोचे समझे हमने क्या कह दिया, फिक्सेशन। क्या फिक्सेशन किया जाएगा बिना डॉक्यूमेंटेशन के, क्योंकि ट्रिमिंग और नंबरिंग तो बहुत बात की बात है। क्या होगा सबसे पहले, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और इसे हम कैसे समझेंगे, इसे हम बहुत सिंपली एक प्रोसेस से समझेंगे कि सबसे पहले हुआ क्या। देखिए, मैंने एक सैंपल लिया है किसका, बायोप्सी का। यहां बायोप्सी, ठीक है, फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर, बायोप्सी हुई, बायोप्सी होके अपने पास क्या आया है, सैंपल। ठीक है, क्या होगा, सैंपल। तो वी रिसीव
रिसीव सैंपल। सैंपल रिसीव होने के बाद में हमने क्या किया, उसका फिक्सेशन किया। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के बाद में क्या किया हमने, उसका फिक्सेशन किया। फिक्सेशन होने के बाद में अब क्या होगी उसकी, सलाइन में, फॉर्मेलिन में, उसके बाद में उसकी क्या होगी, ग्रॉसिंग। ग्रॉसिंग मतलब जो वाला पार्ट चाहिए वो ले लो, बाकी को जो हमें नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, जो हमें नहीं देखना है, ठीक है, वो लिया, ग्रॉसिंग की। ग्रॉसिंग के बाद में क्या होगा, अब डीकैल्सिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी अभी हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, डीकैल्सिफिकेशन मतलब जो बोन वाला पार्ट है, लाइक टीथ है, लाइक कोई बोन है, उसकी हमें बायोप्सी करनी है, तो सबसे पहले उसमें से कैल्शियम को हटाना है। कैल्शियम कैसे हटाया जाता है, डीकैल्सिफिकेशन से हटाया जाता है। डीकैल्सिफिकेशन से कैल्शियम को हटाया, अब क्या स्टार्ट होगी, अब स्टार्ट होगी टिश्यू प्रोसेसिंग। और टिश्यू प्रोसेसिंग में सबसे पहले फिक्सेशन, सबसे पहले फिक्सेशन ये कहाँ होता है, तो ये एक मशीन में होगा। टिश्यू प्रोसेसिंग कहाँ होगी, मशीन में होगी। पहले फिक्सेशन होगा, फिर उसका डिहाइड्रेशन होगा, जितना भी पानी था उस पानी को हटाया, उसके बाद में होगी क्लियरिंग। क्लियरिंग के बाद में होगा इम्प्रेग्नेशन। क्लियरिंग कैसे होती है, जाइलिन की हेल्प से होती है। एंड डिहाइड्रेशन कैसे होगा, अल्कोहल की हेल्प से होगा। इम्प्रेग्नेशन जो कैसे होगा, पैराफिन वैक्स की वजह से होगा, ठीक है। अब क्या हो गया है, इम्प्रेग्नेशन हो गया है, वैक्स जा चुकी है कहाँ पर, जो अपना सेक्शन है उसके अंदर वैक्स जा चुकी है। अब क्या होंगी, अब होगी एम्बेडिंग, ब्लॉक्स बनेंगे, बॉक्स की होगी ट्रिमिंग, ट्रिमिंग होगी, एंड ट्रिमिंग होने के साथ में क्या होगी, माइक्रोटोमी होगी, वो कटेंगे। माइक्रोटोम से क्या होगी, वो कटेंगे। कटने के बाद में क्या होगा, अब क्या करना है उनको, डीपैराफिनाइजेशन करना है। क्या होगा, डीपैराफिनाइजेशन, फिनाइजेशन। उसके अंदर जो भी पैराफिन है उसको हटाया जाता है। उसके बाद में क्या की जाती है, उसको स्लाइड पर लिया जाता है, और स्लाइड पर लेने के बाद में उसकी स्टेनिंग की जाती है। स्टेनिंग के बाद में क्या होगा, उसकी माउंटिंग होगी, उसकी माउंटिंग की जाएगी, माइक्रोस्कोपी की जाएगी, जो रिपोर्ट है वो दी जाएगी, और अपने लिए सैंपल जो भी था उसका रिकॉर्ड हमेशा संभाल के रखा जाएगा। हमेशा मतलब हम कह सकते हैं कुछ मंथ तक हम उसे संभाल के रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, हाउ इज ए स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट आफ्टर कलेक्शन फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। हमने सैंपल ले लिया, सैंपल लेने के बाद में हमने उसको ट्रांसफर कैसे किया, कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इन सलाइन सॉल्यूशन, इन फॉर्मेलिन, इन ड्राई आइस एट रूम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन क्या है ना, बहुत ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन होता है। कैसा क्वेश्चन होता है ये, सोचने वाला क्वेश्चन होता है। क्यों होता है सोचने वाला सॉल्यूशन क्वेश्चन, क्योंकि जब हमारे पास आता है तो हम भी तो उसको फिक्स करते हैं ना। हमने उसको फॉर्मेलिन में फिक्स किया, लेकिन जहाँ जिस हॉस्पिटल से या जिस डिपार्टमेंट से वो आया है या ओटी से वो आया है, वो उसको हाथ में तो नहीं भेजेंगे, और ना ही वो उसको पेपर में फोल्ड करके भेज सकते हैं, ना ही उसको वो पॉलिथीन में भेज सकते हैं। वो भी किस में भेजते हैं, तो वो भी फॉर्मेलिन में ही भेजते हैं। वो किस में भेजते हैं, तो वो भी फॉर्मेलिन के अंदर ही इसे भेजते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखा जाए, इंस्पेक्ट द स्पेसिमैन विथ नेक्ड आई एंड नोट डिस्क्रिप्शन अबाउट स्पेसिमैन इज। नंगी आंखों से सैंपल देखकर उसका विवरण लिखना क्या कहलाता है। कि आपने क्या देखा, आपने एक सैंपल को देखा एंड सैंपल को देख के बता दिया कि ये है, इसका ये वाला पार्ट देखना है, ये वाला पार्ट कट करना है, इस वाले पार्ट में डिजीज हो सकती है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको टिश्यू प्रोसेसिंग कही जाती है। उसको टिश्यू प्रोसेसिंग कही जाएगी, सर्जरी कही जाएगी, ग्रॉसिंग कही जाएगी, या विजुअल डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाएगा, तो देखो जो ग्रॉसिंग होती है ना, ग्रॉसिंग, उस ग्रॉसिंग में ही क्या होती है, ये सभी चीजें इन्वॉल्व होती है। ग्रॉसिंग वाले पार्ट में ही ये सब कुछ इन्वॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर फिक्सेशन इज कॉल्ड।
कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं फिक्सेशन के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फिक्सेशंस, ऑप्शन बी फिक्सेटिव्स, ऑप्शन सी फॉर्मेलिन एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। अब देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया है तो हमने क्या कह दिया? हमने बिना सोचे समझे क्या कह दिया? फॉर्मेलिन कह दिया। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? आपसे ये नहीं पूछा गया कि आप कौन सा फिक्सेटिव यूज करते हैं। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि आपने जो केमिकल्स यूज किए हैं उन केमिकल्स को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है उन केमिकल्स को? उन्हें कहा जाता है फिक्सेटिव्स। क्या कहा जाता है? फिक्सेटिव्स उन्हें कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्पेसिमेन ग्रॉसिंग। कौन सा स्पेसिमेन ग्रॉसिंग का पार्ट नहीं है? ए वेइंग द स्पेसिमेन, डिस्क्राइबिंग द लीजन, फिक्सिंग द स्पेसिमेन इन पैराफिन, मेजरिंग डायमेंशंस। तो देखो, जब भी अपने पास स्पेसिमेन आता है, ग्रॉसिंग की जाएगी, कहाँ है, कौन सा वाला पार्ट है, वेट कितना है, डायमेंशंस, बिल्कुल उसकी डायमेंशंस देखी जाती है, इवन लिखी भी जाती है। उसके लीजन्स जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया डिजीज कौन से वाले पार्ट में हो सकती है, ऑब्वियसली लीजन्स को डिस्क्राइब करना, लेकिन उसका फिक्सेशन, पैराफिन में फिक्सेशन इसमें इंक्लूड नहीं होगा, पैराफिन का फिक्सेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिल्कुल ठीक। ग्रॉसिंग ऑफ ए बायोप्सी अकर्स, ग्रॉसिंग की कब जाती है? आफ्टर टिश्यू प्रोसेसिंग, बिफोर स्टेनिंग, बिफोर टिश्यू प्रोसेसिंग, आफ्टर स्टेनिंग। तो बिना सोचे समझे हम क्या लगा सकते हैं? बिना सोचे समझे टिश्यू प्रोसेसिंग जब स्टार्ट नहीं होगी उससे पहले ही ग्रॉसिंग की जाती है। अब देखिए, इफ आप भी चाहते हैं हमारे साथ कंप्लीट एनाफिजियो, हिस्टोपैथ, साइटोपैथ एंड बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स है लाइक ब्लड बैंकिंग, हेमाटोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, उनको कुछ ऐसे फ्लो चार्ट से, टेबल्स से एंड मैकेनिज्म्स जितनी भी है उन्हें टेबल्स से समझना और याद करना बहुत इजीली, जो इनकी वैल्यूज हैं उन्हें याद करना। तो आप कंप्लीट सिलेबस के लिए, लैब टेक्नीशियन का जितना भी सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस के लिए आप माइंड मैप नाम की इस बुक को आज ही ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, सुदर्शन पैरामेडिकल का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ के स्टोर से आप इसे डाउनलोड ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पर भी आप कॉल करके इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एक्स फिक्सेटिव। किसको हम फिक्सेटिव के जैसे यूज कर सकते हैं? 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन, बॉइंस फ्लूइड, कैलनोइस फ्लूइड या ऑल ऑफ द अबव। तो हाँ जी, बिल्कुल ये सभी क्या किए जाते हैं? ये सभी फिक्सेटिव के जैसे ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये सभी कैसे यूज किए जाते हैं? फिक्सेटिव के जैसे ही यूज किए जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज to avoid autolysis and putrefaction of tissue, which process is necessary। if आप चाहते हो ऑटोलाइसिस ना हो, प्यूट्रीफेक्शन ना हो, तो हम कौन सा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है? फिक्सेशन, एम्बेडिंग, डीकैल्सिफिकेशन या कार्बोवैक्स। देखो, कितना भी उसमें से कैल्शियम निकाल लो, कितना भी उसे सेक्शन पैराफिन वैक्स में इम्बेड कर दो, कार्बोवैक्स दे दो, जब तक उसका फिक्सेशन नहीं होगा सब वेस्टेज है। और ये मैंने आपको आज की क्लास के फर्स्ट पेज पर या फर्स्ट स्लाइड में ही आपको मैंने बता दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी डू डीकैल्सिफिकेशन बिफोर। डीकैल्सिफिकेशन किया जाता है किससे पहले? ग्रॉसिंग, फिक्सेशन, टिश्यू प्रोसेसिंग या नन ऑफ दीज। तो देखो, जब हमने अभी टिश्यू प्रोसेसिंग की सभी साइकिल्स पढ़ी, तो उससे पहले मैंने आपको बताया था जब टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन में जब गया है सेक्शन फिक्सेशन के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए, उससे पहले क्या होना चाहिए? उसका डीकैल्सिफिकेशन होना चाहिए। उसमें से इफ वो बोनी टिश्यू है तो उसमें से कैल्शियम हट जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीकैल्सिफिकेशन ऑफ द कैल्सिफाइड टिश्यू डन बाय। डीकैल्सिफिकेशन करना है किसका? कैल्सिफाइड टिश्यू का, कैल्शियम वाले टिश्यू का। तो वो किससे किया जाता है? एसिड मेथड, अल्कोहलिक मेथड, ज़ाइलिन या फिर लास्ट ऑप्शन इज डिहाइड्रेशन। कैसे आप क्या करते हैं इसका? कैसे इसका डीकैल्सिफिकेशन किया जाता है? तो देखो, डीकैल्सिफिकेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं।
ठीक है। लेकिन अभी आपसे क्या कहा गया है, एसिडिक मेथड्स के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखो टाइप्स कौन से टाइप से आप कौन से मेथड से आप डीकैल्सिफिकेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड्स होते हैं, चिलेटिंग एजेंट होते हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड से किया जा सकता है। यहाँ पर एसिडिक मेथड बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसी के साथ में आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक एसिड्स कौन से हो सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वन इज गुडिंग एंड स्वीटवर्थ मेथड, एंड हम यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड वी कैन यूज फॉर डीकैल्सिफिकेशन, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, इसके अलावा हम एक एसिड बफर भी यूज कर सकते हैं। कौन सा, साइट्रेट सिट्रेट एसिड बफर भी हम यहाँ पे एज ए एसिड यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर द रूटीन प्रोसेसिंग ऑफ टिश्यू विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस स्टेजेस आर फॉलोड। ऑप्शन ए, सबसे पहले डिहाइड्रेशन, देन क्लियरिंग, देन इम्बेडिंग, देन इम्प्रेग्नेशन। ऑप्शन बी, फर्स्ट इम्बेडिंग, देन इम्प्रेग्नेशन, देन क्लियरिंग, देन डिहाइड्रेशन। ऑप्शन सी, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इम्प्रेग्नेशन, इम्बेडिंग। ऑप्शन डी, इम्प्रेग्नेशन, क्लियरिंग, इम्बेडिंग या डिहाइड्रेशन। तो देखो डिहाइड्रेशन सबसे लास्ट में तो नहीं होता, तो ये दोनों गलत हो गए हैं। अब पहले किस में है, इसमें है और इसमें है। अब हमें कंफ्यूजन कहाँ होगा, कंफ्यूजन होगा इम्बेडिंग में। इम्बेडिंग इम्प्रेग्नेशन से पहले होती है या बाद में होती है, तो याद कीजिए इम्प्रेग्नेशन वाला क्वेश्चन, इम्प्रेग्नेशन वाले में इनफिल्टर्ड हुआ है। पहले क्या हुआ है, वैक्स गई है, उसके बाद में ही तो इम्बेड हुआ है, उसके बाद में ही तो ब्लॉक बना है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following decalcifying agent is most commonly used? फॉर्मिक एसिड, इथेनॉल, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड या ग्लूटाल्डिहाइड। देखो ये दोनों है ना, ये दोनों हम किसके लिए भी यूज करते हैं, ये दोनों हम यूज करते हैं कहाँ पे, फिक्सेटिव में भी हम इसे यूज करते हैं। फॉर्मिक एसिड भी, बट कहाँ पे, डीकैल्सिफिकेशन के लिए हम फॉर्मिक एसिड यूज कर सकते हैं। तो अपना सही जवाब क्या होगा, अपना सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी। कौन सा यूज करते हैं, ग्लूटाल्डिहाइड, न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन, बॉयंस फ्लूइड या जिंक फॉर्मेलिन। अब कंफ्यूजन कहाँ होगा कि हमें ये तो पता है फॉर्मेलिन यूज करते हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मेलिन यूज करते हैं ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम कौन सा फॉर्मेलिन यूज करते हैं। तो हम हमेशा न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन हम यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the main purpose of decalcification in histopatology? हिस्टोपैथोलॉजी में डीकैल्सिफिकेशन का मेन पर्पस क्या है, डीकैल्सिफिकेशन किया ही क्यों जाता है। ऑप्शन ए, टू प्रिजर्व सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को प्रिजर्व करने के लिए, टू सॉफ्टन टिश्यू फॉर सेक्शनिंग, सेक्शनिंग के लिए, टिश्यूज को बोन्स को सॉफ्ट बनाने के लिए, टू हार्डन टिश्यूज फॉर एम्बेडिंग के लिए, हार्ड बनाने के लिए, तो नहीं यहाँ पे तो पैराफिन वैक्स यूज करते हैं। टू डिहाइड्रेट टिश्यू सैंपल्स, तो क्यों यूज किया जाता है डीकैल्सिफिकेशन का, बोन्स को सॉफ्ट बनाने के लिए। क्यों यूज किया जाता है, बोन्स को सॉफ्ट बनाने के लिए, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 सेकेंड। अब देखिए हमने ये सोचा फॉर्मेलिन यूज किया जाता है, बेस्ट है, सबसे अच्छा है। क्यों है बेस्ट, कुछ तो वजह होनी चाहिए। सो विच फिक्सेटिव कैन कॉजेज द लीस्ट अमाउंट ऑफ टिश्यू श्रिंकेज। अब देखो उसमें से पानी भी निकाल लेंगे हम थोड़ी देर बाद में, टिश्यू है, टिश्यू को कंप्लीटली डिहाइड्रेट किया तो स्लोली क्या होता है, वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। माना स्टेनिंग की है, स्टेनिंग में हमने पानी दिया है उसको बहुत अच्छे से, वो फूल जाएगा नहीं, उसकी जो प्रॉपर्टी थी ना, जो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज थी वो अब जा चुकी है। तो अब क्या होगा, अब वो स्लोली सिकुड़ना स्टार्ट होगा। सिकुड़ता सबसे कम किस में है, ड्यू टू फॉर्मेलिन, एसीटोन, इथेनॉल या ग्लूटाल्डिहाइड।
क्या होगा इसका सही जवाब? तो देखिए, जो अपना टिश्यू है ना, वो सबसे कम श्रिंकेज किसकी वजह से होता है? फॉर्मेलिन की वजह से सबसे कम श्रिंकेज यहाँ पे होता है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज एसिडिक एसिड ऑफन इंक्लूडेड इन कंपाउंड फिक्सेटिव? एसिडिक जो एसिड है उसे कंपाउंड फिक्सेटिव में क्यों मिलाया जाता है? सिंपल एंड कंपाउंड दो टाइप के फिक्सेटिव्स होते हैं। सिंपल बहुत सीधे साधे, कंपाउंड मतलब कुछ ना किसी चीज के मिक्सर से बने हैं। तो एसिडिक एसिड को क्यों मिलाया जाता है? क्या है ऐसा एसिडिक एसिड के पास? टू प्रिवेंट टिश्यू हार्डनिंग, टू इनहेंस पेनिट्रेशन, टू फिक्स न्यूक्लियोप्रोटीन्स या एंड क्रोमोसोम्स, टू प्रिवेंट सेल लाइसिस। क्यों मिलाया जाता है? तो देखो, जो अपना ये है एसिटिक एसिड, इसका बहुत अच्छा काम है कि इसने क्या किया है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको क्या किया गया है, बहुत अच्छे से फिक्स किया है। फिक्सेशन किया है किसका? इन दोनों का। इसीलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, कंपाउंड फिक्सेटिव्स में इनको मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ ग्लास नाइफ इन हिस्टोपैथोलॉजी? हिस्टोपैथोलॉजी में ग्लास नाइफ का यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? टू सेक्शन थिन टिश्यूज, टू माउंट टिश्यू सैंपल्स, टू क्लीन स्लाइड्स या टू स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये क्वेश्चन जो है ना, यही बहुत कुछ सिंपल था। क्यों? क्योंकि देखो, जो ग्लास नाइफ है, चाकू जो है, ग्लास नाइफ है, उसका यूज ना ही तो माउंट के लिए किया जा सकता है, ना क्लीनिंग के लिए, ना स्टरलाइज के लिए। किसके लिए यूज होगा? सेक्शन के लिए। क्यों सेक्शन बनाने के लिए? क्योंकि ग्लास नाइफ से बहुत थिन सेक्शन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रीजंस फॉर नंबरिंग स्पेसिमेंस एक्सेप्ट। ये जो नंबर्स डाले जाते हैं, क्यों डाले जाते हैं? 3 इसमें से सही है, 1 गलत है। इंश्योरिंग ट्रेसिबिलिटी, distinguishing different cases, identifying tissue thickness, preventing specimen mix-up। अब देखिए, इसे हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। कैसे समझेंगे बहुत सिंपल लैंग्वेज में? कि एक तो ट्रेसिबिलिटी कम होती है, एक डिफरेंट केसेस को, हम अलग अलग केसेस को इजीली पहचान सकते हैं, सैंपल्स मिक्स भी नहीं होते, नंबर्स तो डालने पड़ेंगे, लेकिन इसका थिकनेस से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अपना गलत क्या हो गया है? ऑप्शन सी अपना ये गलत ऑप्शन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म ग्रॉसिंग रेफर टू इन हिस्टोपैथोलॉजी? में ग्रॉसिंग का मीनिंग क्या है? मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, व्यूइंग अंडर माइक्रोस्कोप, वेइंग द स्पेसिमेन या कटिंग टिश्यू। अब यहाँ पे जब भी हमने सुना ना, देखा, तो हमें क्या लगा? ऑप्शन सी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रॉसिंग के अंदर वेट तो किया जाता है ना, वेट भी तो किया जाता है ना स्पेसिमेन का। लेकिन क्या हम ये नहीं कह सकते कि हमने उसका मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया है? हम नेक्ड आई से टिश्यू के सैंपल को जितना भी समझ सकते थे वो हमने समझा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। The next question is what is the most common method for collecting a specimen in histopathology? कौन सा मेथड है एक स्पेसिमेन को इस हिस्टोपैथ में कलेक्ट करने के लिए? बायोप्सी, कट किया जाता है, टिश्यू को निकाला जाता है, जो भी हमें निकालना है। एफएनएसी, एक निडल इंजेक्ट की जाती है, लंप्स या फ्लूइड जो भी होता है, नोड्स होते हैं, वहां से फ्लूइड निकाला जाता है। पंच बायोप्सी, पंच किया जाता है। एंड सर्जिकल एक्सिजन, मतलब सर्जरी से जो टिश्यू होता है उस टिश्यू को हम निकालते हैं। तो कैसे ये किया जाता है? तो देखो, जो सिंपलेस्ट है ना एंड कॉमन है वो क्या है? अपना बायोप्सी है। ठीक है, कॉमनली हम क्या करते हैं? बायोप्सी करते हैं। एफएनएसी की जाती है बहुत कम केसेस में। ठीक है। Why is accurate labeling important in histopathology? हिस्टोपैथोलॉजी में लेबलिंग बहुत अच्छे से क्यों होनी चाहिए? To track specimen origin, to avoid contamination, to ensure correct diagnosis, to maintain temperature। अब देखो, जो ये लेबलिंग है ना, इस लेबलिंग का किससे लेना देना है? तो इस लेबलिंग का लेना देना है ओनली एंड ओनली टू ट्रैक स्पेसिमेन ऑरिजिन। हमें देखना है कि स्पेसिमेन आया किस चीज का है, इफ वो कहाँ का है, गॉल ब्लैडर का है, यूट्रस का है, कौन से बॉडी पार्ट का वो टिश्यू है। ठीक है, कोई सिस्ट है, तो इसके लिए लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एन एक्सेप्टेबल वे टू स्टोर ए स्पेसिमेन फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन? कौन सा
मेथड स्पेसिमेन स्टोरेज के लिए सही नहीं है। इन फॉर्मेलिन, इन इथेनॉल, इन सेलाइन और इन ए ड्राई कंटेनर, सूखे कंटेनर में आपने भेज दिया है, क्या होगा, सूखे कंटेनर में, मैं बोलूं कागज में लपेट के आपने भेज दिया है, क्या वो ठीक होगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा एंड एक्सेप्टेबल भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टिश्यू सैंपल अराइव्स एट द लैब इन सलाइन, फॉर्मेलिन में नहीं आया है, टिश्यू सैंपल सलाइन में आया है। व्हाट शुड द टेक्नीशियन डू टू इंश्योर द स्पेसिमैन इज सुटेबल फॉर हिस्टोपैथोलॉजी, तो टेक्नीशियन का काम क्या है, इमीडिएटली रिप्लेस सलाइन विथ फॉर्मेलिन, उसी वक्त उसको फॉर्मेलिन में डुबो दो। प्रोसेस द स्पेसिमेन एज इट इज, जैसे स्पेसिमेन आया है चलने दो। डिस्कार्ड द सैंपल, सैंपल को ही फेंक दो, या डाइल्यूट द सलाइन सॉल्यूशन, या सलाइन वाले सॉल्यूशन में ही वापस से डाइल्यूट इसे कर दो। ऐसे में क्या किया जाएगा, तो ये वाला जो है ना, जो भी सैंपल आता है ना, उस सैंपल को हम कभी भी फेंकते नहीं है, क्या नहीं किया जाता, कभी भी उसे फेंका नहीं जाता है। सैंपल सलाइन में आया है, कोई बात नहीं, उसको फॉर्मेलिन में डुबो दो, अब डुबो दो, ठीक है। Next question, during the grossing process a pathologist notice a suspicious area in the tissue sample that is not a part of lesion, what should be the next step, grossing की टिश्यू में एक ऐसी जगह दिख गई जो कि उसका लीजन का कोई पार्ट ही नहीं है, तो आगे क्या होगा, इग्नोर द एरिया एंड फोकस ऑन द लीजन, बिल्कुल नहीं। इंक्लूड द एरिया इन द सेक्शनिंग प्रोसेस, मतलब कि वो जो आपको जगह, वो आपको जो छोटा सा पार्ट मिला है उसको भी सेक्शन में ले लो। डिस्कार्ड द सस्पिशियस एरिया या स्टे इन द सस्पिशियस एरिया ओनली, तो क्या किया जाएगा कि जो आपको सस्पिशियस जगह दिखी है, जो पार्ट दिखा है, उसका भी सेक्शनिंग की जाए। Next question is which fixative is considered the most toxic and must be handled with extreme care, कौन सा सबसे ज्यादा टॉक्सिक फिक्सेटिव होता है, फॉर्मेलिन, ग्लूटाल्डिहाइड, ऑस्मियम टेट्रोऑक्साइड या इथेनॉल, कौन सा आपके लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है, तो कौन सा होता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये क्या होगा, अपने लिए इनहेल किया तो भी हमारे लिए हार्मफुल है, आंखों के लिए हार्मफुल है, नोज के लिए हार्मफुल है, तो इसको बहुत हैंडल भी इसको बहुत ध्यान से किया जाना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, हमने आज पूरी हिस्टोपैथोलॉजी को बहुत शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगी साइटोपैथोलॉजी एंड साथ ही में जो भी अपना यहाँ से बच गया है उसके क्वेश्चंस। माइंड मैप के लिए इफ आपको भी माइंड मैप चाहिए, माइंड मैप आपको ऑर्डर करना है, तो आप इजीली प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए सुदर्शन पैरामेडिकल, वहां पर स्टोर में जाके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही में नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पर भी आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक बहुत शानदार है। यहाँ पर आपको कंप्लीट लैब टेक्नीशियन वाला सिलेबस, चाहे वो एनाफिजियो हो, बायोकेमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, माइकोलॉजी हो, सीरोलॉजी हो, साइटो हो, हिस्टो हो, सभी कंप्लीट सिलेबस को आपको फ्लो चार्ट्स, टेबल्स की हेल्प से बहुत शॉर्ट नोट्स स्वीटेस्ट वे में आपको समझाया गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।